बड़े प्यारे दिख रहे हैं बच्चे, क्या नहीं? मगर ये मासूमियत हमेशा नहीं रहेगी इनकी। क्यों? क्योंकि देश का भविष्य है। इन्हें हमें उस हिसाब से ग्रो करने की जरूरत होगी कि ये क्या करें, एक मजबूत राष्ट्र बना सके, और इसके लिए इनका समग्र विकास बहुत ही आवश्यक है। इसलिए राज्य के ऊपर ही जिम्मेदारी डाली गई है। हम तो राज्य की का एक पार्ट है, इसलिए करेंगे। सबसे पहले जिम्मेदारी राज्य की होगी। राज्य की ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि जिससे जो डेलिकेसी होती है, जो मासूमियत होती है बच्चों की, उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो, किसी प्रकार का उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, और एक स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में उनका विकास हो। उन्हें ऐसी सुविधाएं और अवसर मिले कि वो एक ऊपर जो हमने पहली लाइन में बात की थी कि मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो इसके लिए प्रावधान कहाँ किए गए? थोड़े से प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 15 में कि राज्य की जिम्मेदारी डाली गई है कि राज्य को क्या शक्तियां दी गई कि बालकों के लिए, महिलाओं के लिए भी और कई लोगों के लिए, मगर हम सिर्फ हमारा जो विषय है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। इसलिए कि बालकों के लिए यहाँ पर विशेष शक्तियां राज्य को दी गई कि उनके लिए प्रावधान कर सकते हैं। क्या जिम्मेदारी डाली गई राज्य के ऊपर? कि बालक के खिलाफ के किसी भी लैंगिक क्रियाकलाप में लगाए जाने या इस चीज को लेकर के उसका कोई एक्सटॉर्शन होता है, उत्पीड़न होता है, या इस तरह का उसको कहीं दुष्प्रेरित किया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाता है, या और किसी भी तरह से उसको कोई सेक्सुअल ऑफेंस में अगर उसको इन्वॉल्व किया जाता है, इस तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उसको रोका जाए। और उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान सरकार करे। क्या प्रावधान किए होंगे सरकार ने? अधिनियम बनाया है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में जो सरकार को, राज्य सरकारों को शक्तियां दी हैं, उसी शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी अपने अपने कानून बना सकते हैं। पूरे देश के लिए बनाना होगा तो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य स्तर पर बनाना होता है तो राज्य सरकार बना सकती है। अब इस विधि की अपन ऑब्जेक्ट की बात करें, ऊपर जो जो चीजें अपन ने देखी वही मोर और लेस इसके हर कानून के उद्देश्य का बनाई जाती है। उसमें क्या विषय या इस कानून का बनाने का हमारा क्या पर्पस है, ये सरकार उसमें ही एक्सप्रेस करती है। तो ये लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील साहित्य, सभी लोगों को जानकारी इस बारे में, इन चीजों से बालकों का संरक्षण करने के लिए ये अधिनियम बनाया है। तो इन चीजों से संरक्षित करने के लिए और ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालय है, क्योंकि हमारे देश, पूरे सभी लोगों को मालूम है, पूरे देश में जो कानून व्यवस्था है या जो मामलों की, लंबित मामलों की स्थिति हर आम न्यायालय में, अगर उन्हीं न्यायालयों में इस प्रकार के मामले चलाए जाएंगे तो वो बच्चा जिसके साथ कोई अपराध हुआ है बूढ़ा हो जाएगा या पीढ़ी भी निकल जाएगी तो पता नहीं निराकरण होगा कि नहीं। इसलिए क्या किया गया, क्या कंसेप्ट किया गया कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं जो एक्सक्लूसिवली यही काम करेंगे। साहब बैठे हुए थे अभी, उनका यही काम है सिर्फ बच्चों से संबंधित जो भी अपराध होंगे, पॉक्सो कोड जिसको बोलते हैं हम उनको, ऐसे, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से लेकर के जो भी चीजें, वो सब इस कानून से कहीं ना कहीं गवर्न होती हैं। और सरकार का दायित्व है कि जरूरत पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन भी सरकार द्वारा किए जाते हैं। बालक का उचित विकास हो, वही ऑब्जेक्ट की बात है या लॉ इस तरह से हमारा इम्प्लीमेंट हो कि जो बच्चे का शारीरिक हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, एजुकेशनल या बौद्धिक हो सकता है, सामाजिक विकास सुनिश्चित हो। क्यों जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की? क्योंकि मजबूत राष्ट्र तभी बन पाएगा कि जब हमारा बच्चा हर तरह से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा तभी। अगर वही शोषित बच्चा है तो क्या करेगा राष्ट्र का निर्माण? अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए इसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये सब प्रयास हमारे किए जाते हैं कि बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण को ध्यान में रखें। जब एक स्वस्थ समग्र विकास वाला बालक होगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा। चाइल्ड किसको कहते हैं? चाइल्ड, हाँ मैम बताओ क्या बोली हो? हैं 0 से 5 वर्ष कहाँ पढ़ा? हैं कहाँ पढ़ा 0 से 5 वर्ष बालक? चाइल्ड जिसको कहें वो तो इन्फेंट कहलाते हैं, शिशु, छोटे। चाइल्ड है ना, बालक जिसको कहेंगे वो कानून के हिसाब से कौन सा होगा? जो मैडम कह रही है 18 साल से कम की उम्र वाला, मतलब 18 का अगर हो गया तो वो बालक नहीं रह जाएगा, 18 से कम होना चाहिए उसको। जितने भी कानून है, चाहे पॉक्सो अधिनियम की बात करें और दूसरे जीजी बोर्ड से, जीजी से रिलेटेड है, जहाँ भी बालक परिभाषित है, आईपीसी की बात करें या बीएनएस की बात करें, सब जगह बालक का मतलब 18 से कम आयु का बालक, जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, उसको हम बालक कहेंगे, उसको ट्रीट करने की जरूरत है।
क्या परिणाम हो सकते हैं अगर कोई 18 से फिर ज़्यादा हो जाती है, 8, 10, 12 साल के बालक या बालिका के साथ ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो जाए तो क्या परिणाम होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि ट्रॉमा या जो शॉक उसको लगता है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये स्थिति क्या करती है, एक जो उसको शेमफुलनेस महसूस होगी इसके कारण, उसके कारण क्या होगा, पूरी जो उसकी मानसिक अवस्था और जो अस्त व्यस्त पूरी स्थिति, शारीरिक कहें मानसिक कहें, ये पढ़ रहे हैं अभी रायसेन का कोई केस चल रहा है कुछ दिनों से, पेपर में रोज आ रहा है नहीं, एक बच्ची के साथ। तो जो बात आई थी शारीरिक और मानसिक स्थिति को छिन्न भिन्न, मतलब इतनी ज्यादा दुर्दशा उस बच्ची की हो चुकी थी 6 महीने, तो डॉक्टरों के हिसाब से उसको अभी रिकवर होने में लगेंगे। तो ये इस हद तक भी उसके साथ कुछ कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए क्या जरूरत पड़ेगी ऐसे बालकों के लिए, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है ऐसे बालकों की? परिवार भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं समर्थन और सहयोग की जरूरत है, तब जाकर के कोई, क्योंकि अकेला परिवार जिसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटा या वो बच्चा जिसके साथ ऐसा अत्याचार या जिस पर अत्याचार हुआ उसके बस में नहीं कि वो कुछ कर पाए, या उसको उतनी समझ नहीं, उसके परिवार को उस अव्यवस्था के कारण समझ नहीं, तो कहीं ना कहीं से उसको बाहरी समर्थन की भारी जरूरत है। तो इसलिए क्या किया गया, अधिनियम में प्रावधान किए गए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर के आखिरी तक ये मानते हुए कि उसको कहीं ना कहीं पूरे परिवार को, उस बच्चे या उस बच्ची को भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बाहरी अब दबाव भी रहते हैं, बच्ची है तो हर रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस क्या सलाह देते हैं कि बदनामी होगी, एक्शन ना लो, कहीं ना कहीं उस चीज से बचाना, अदरवाइज तो अन्याय फैलते ही चला जाएगा। अगर लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं होता उस शर्मिंदगी के कारण, तो कहीं ना कहीं उस दबाव से भी उनको बचाने और उनको सपोर्ट करने की जरूरत होगी। मुलजिमों का कई बार दबाव रहता है, कुछ तरह हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं या इस तरह की बाहुबली जिसको कहते हैं हम, या दबंग कहते हैं कई बार, कि उनका ऐसा कोई प्रेशर हो सकता है, तो वहां से भी उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की जरूरत होती है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या होगा, हर स्टेज पर हमको राइट फ्रॉम बिगिनिंग आखिरी तक कहीं ना कहीं उनको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है। इसके लिए क्या किया जाता है, सहायता प्रदान करने के लिए सहायक व्यक्ति की एक अवधारणा कानून में की गई है कि उसको एक ना एक बाहरी असिस्टेंट या सहायक, सपोर्ट पर्सन जिसको कहा जाता है, वो मिलना चाहिए। तो यहीं आकर के आप लोगों की भूमिका थोड़ी सी शुरू होती है दरअसल। सरकार को कोई भी कानून बनता है तो सरकार को उसमें अधिकार होते हैं नियम बनाने के, कि कानून को इम्प्लीमेंट करने या कैसे इस कानून को लागू किया जाएगा इसके लिए नियमों की जरूरत होती है। तो जैसे पॉक्सो अधिनियम बनाया, तो यह हो गया अधिनियम, एक्ट हो गया। अब उसको लागू करके कैसे प्रभावशाली होगा, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, कैसे उसका उपयोग होगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, नियम बनाने पड़ते हैं। तो वैसा का वही नाम लिखा जाता है अधिनियम, जैसे नाम है वैसे इसका लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। अब यहाँ अधिनियम की जगह नियम शब्द का उपयोग किया गया। अधिनियम कब बना था, 2012 में। नियम कब बने, 20 में। ये थोड़ी विडम्बना है, हमारे कई व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होती है जबकि देन एंड देयर साथ साथ ही बनने चाहिए, मगर कभी कभी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती है। तो ये नियम बनाए गए इस अधिनियम को लागू करने या प्रभावी ढंग से इसका उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आ रहा है नियम 4 का जो उपनियम 8, जिसमें उसमें क्या कहा गया है, CWC मैम को इसीलिए बुलाया था हम लोगों ने, खास तो कि थोड़ा फीडबैक देंगी, इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत होगी तो उसके बारे में भी आप ही हमको थोड़ा सा ज़्यादा गाइड कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी जो क्या करेगी, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 6 के अधीन रिपोर्ट, यानी कोई अपराध के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, या उपनियम 5 के अंतर्गत वो असेस करते हैं कि बालक है और इसके साथ कोई अपराध हुआ है, तो उसके असेसमेंट या निर्धारण के आधार पर क्या करेंगे, या तो बालक से, उसके परिवार से कंसल्ट करके, जिस पर भी उन लोगों को भरोसा है कि ये हमारे भरोसे का या हमारी मदद करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उनकी सहमति की जरूरत है कि अपने मन से ये किसी को, व्यक्ति को उनके ऊपर नहीं थोप सकते आप में से किसी को, कि ये आपको अगर इस पर भरोसा है तो ये आपको सहयोग के लिए हम इसको असाइन कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, ये एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी होती है, ये आपको देंगे। काम कौन करेगा सहायक व्यक्ति के रूप में, आप और कुछ लोग और भी हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जी सर। तो क्या करेगा, आप पहले तो ये बनाएंगे, और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, मैडम वहीं से आए हैं, कि वहाँ उनको इंटीमेट करेंगे भाई इनको एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराया जाए। हमारे यहाँ से आपकी लिस्ट आप लोगों की सहायक व्यक्तियों की इनके यहाँ गई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम अभी तक, वो आप बता पाएंगे।
कि वो अभी तक तो नहीं। पहले आपको एक लिस्ट, ऑथराइज्ड पर्सन कब होंगे आप, जब आपके पास हमारी लिस्ट होगी, तो यहाँ जाकर के इसी जो आपको बुलाने का पर्पस खास वही था, इन चीजों को हम थोड़ा सा मीट आउट कर सकें, कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसको हम भविष्य के लिए थोड़ा सा दूर कर सकें। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को खबर करेंगे, फिर वो यूनिट उसको अपॉइंट करने के बाद उसकी सूचना किसको देगी, कोर्ट को भी देगी विद इन 24 आवर्स, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी तभी तय होगी। अदरवाइज कोर्ट के लिए आप एक स्ट्रेंजर पर्सन है, जब तक कोर्ट को ये नहीं मालूम कि ये सहायक है इस मामले में, तब तक वो आपको कोर्ट उस केस तक या एक्सेस नहीं करने देगा, आपकी कोई कंसल्टेंसी मान्य नहीं होगी। इसलिए ये भी जरूरी है कि आपकी तरफ से सूचना जाए। सहायक व्यक्ति कौन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ तो अपने ब्लर कर दी, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, बाल संरक्षण इकाई का कोई कर्मचारी हो सकता है, बाल देखरेख संस्थान, बालों के मुद्दे पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन, ये हो सकते हैं। इनको अपन ने थोड़ा सा ब्लर किया था, क्यों, हल्के अक्षरों में लिखने का कारण था कि यहाँ इनका अपना रिलेवेंस नहीं है। अपना कहाँ से है, नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और विधिक योजना 2015 में बनी थी पहले। उसके बाद क्या हुआ, 2015 के बाद 2021 में एक योजना और बनी थी, उसमें डिसेबल्ड चाइल्ड को उन्होंने इंक्लूड किया था। फिर 15 और 21 की दोनों योजनाओं को एक साथ कंपाइल करके 2024 में फिर एक नई योजना बना दी गई है उसमें, कि उसके अंतर्गत जो भी आप पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो भी सहायक हो सकते हैं। इसलिए आपका इंपॉर्टेंस है, तो आप लोगों को इस बारे में, इन प्रावधानों के बारे में, आपके काम के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करेंगे आप, सहायक व्यक्ति की हैसियत से पैरालीगल वॉलंटियर जो कार्य कर रहा होगा वो क्या करेगा, बालक और बाल कल्याण समिति और उनके प्रति, तो इसके बीच में क्या आ रहा है देखना जरा, स्टॉप शेयरिंग करके कुछ बीच में इसको हटा दो ना, थोड़ा सा बीच में नीचे कुछ आ रहा है उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारियों के बारे में ये जो आ रहा है ना, इसको हाइड कर दो। हाँ नीचे ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, अगर हो जाए हाँ हाइड कर दो, यस ठीक है। बाल कल्याण वॉलंटियर, पैरालीगल वॉलंटियर या सहायक के रूप में जो आपकी बाल कल्याण समिति, न्यायालय और इनके प्रति क्या क्या आपके रोल होंगे और क्या जिम्मेदारियां होंगी इसके बारे में, तो ये नियम पॉक्सो नियम 2020 के नियम 4 में बतलाई गई है। क्या है वो जो भूमिका है आपकी, उसके बारे में हम एक सिंपल सी चर्चा आज करेंगे कि क्या क्या काम आप एक सहायक की हैसियत में करने के लिए सक्षम हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आश्चर्य होगा आपको, आपकी शक्तियों के बारे में आपको बड़ा गर्व होगा। लागू कितनी की आज तक मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है 0 है, क्योंकि मैडम बता रही लिस्ट ही नहीं गई है। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि आज ही आपके पास लिस्ट पहुंचे। बालकों से संबंधित जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना, बालकों और उनके परिवार की चिंता, डेफिनेटली कुछ ना कुछ परेशानियां, हर्डल है, पूरा परिवार एक दबाव में हमने ऊपर बात की थी उसमें है, तो उसका कहीं ना कहीं समाधान आपको निकालने की कोशिश करनी है। उसके बयान रिकॉर्ड होते हैं बच्चे के, विक्टिम के जिसको कहें, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की जरूरत पड़ती है। उस दौरान आपको उसको असिस्ट करने की जरूरत होगी कि आप उसके साथ रहें और यथासंभव उसको जो जो सहयोग कर सकते हैं वो करें। सुरक्षा संबंधी चिंता हो सकती है, 2 तरह की सुरक्षा, एक तो जो मुलजिम है वो मान लो कोई हार्डकोर क्रिमिनल है या ऐसे आदतन अपराधी या दबंग है, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, उनकी तरफ से कोई प्रेशर हो सकता है, उससे भी उनको सेफ्टी करनी। फिर सोशल जो प्रेशर होता है परिवार का कि बदनामी होगी इसलिए कोई एक्शन ना लो, उसको उससे भी कहीं ना कहीं उन्हें बचाने की जरूरत है, नहीं तो न्याय प्रणाली आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए क्या जिम्मेदारी है कि आप कांस्टेंट उनके संपर्क में रहें, आरोपी के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, गिरफ्तार है, उसकी बेल के बारे में, जमानत के बारे में किस स्थिति में है, उसके बारे में कहीं ना कहीं आप सूचित करें उसके परिवार को, ताकि परिवार उस तरह से सचेत या अलर्ट रहे। फिर आपराधिक न्याय अभियोजन में सम्मिलित जो स्टेजेस होती हैं, FIR लिखी जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। मैडम क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है बैठने में? इसमें मैडम इस पे आ जाइए आप, तो सामने आ रहा है ना डायरेक्ट, थोड़ा और इधर हो, इस चेयर पे भी आ जाए, कोई हर्ज नहीं, थोड़ा सा आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। FIR लिखाने से लेकर के जजमेंट होने तक कई स्टेजेस होती है केस की, ट्रायल की, प्रोसिक्यूशन जिसको कहा जाता है, तो उसमें परिवार को हर स्टेज पर जानकारी देना। तो वही बात जो आई थी पहले कि आपकी लिस्ट होगी, अधिकृत रूप से अगर आप उसके सहायक हैं तो कोर्ट आपको सहयोग करेगी। आपका काम है आप इंटीमेट करेंगे कोर्ट को कि ये सहायक है,
अमुक अमुक पैरालीगल वॉलंटियर इस मामले में, तो फिर कोर्ट आपको सहयोग करेगी। तो वो पूरी की पूरी जानकारी आप वहाँ कोर्ट से प्राप्त करके इनके परिवार को कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि परिवार जी से उम्मीद नहीं की जा सकती, उस बच्चे से उम्मीद नहीं की जा सकती कि नियमित रूप से न्यायालय जाए या स्टेजेस के बारे में देख पाए। जी जी सर। आपकी भूमिका के बारे में बात करते हैं कोर्ट की, तो क्या करना है, सार्वजनिक और निजी आपातकालीन और संकटकालीन सेवाओं की क्या क्या उस बच्चे को सहायता मेडिकल मिल सकता है, और कुछ सोशल इकोनॉमिकल किस किस तरह की सहायताएं उसको मिल सकती हैं, आप लोगों से जानकारी लेकर के उसको आप CWC वगैरह से उनको कन्वे करने के लिए जिम्मेदार होंगे या आप करेंगे। पीड़ित प्रतिकर, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को अपराध से बचाए, और नहीं होता है तो ये एक लॉ बना दिया कि फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको कंपनसेट करेगा किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है। इसलिए पीड़ित प्रतिकर योजना बनाई है कि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह के कोई ऑफेंसेस होते हैं तो उसको सरकार कुछ ना कुछ ग्रांट दे, कुछ सहायता, आर्थिक सहायता करे उसको। तो इसलिए ये प्रावधानों के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी हम लोग देते ही समय समय पर जो आयोजन करते हैं वो आप उन तक कन्वे करेंगे। जो मैडम ने जो अपने भाषण में बताया था कि मालूम ही नहीं था उस परिवार को कि हम कहाँ जाएं, कैसे सहायता लें, तो ये स्थिति इसमें भी बनेगी कि उनको नहीं मालूम कि हमें कोई आर्थिक सहायता मिल सकती है, मेडिकल सहायता मिल सकती है या किसी और तरह की, तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी की क्या हम उनको कन्वे करें। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके बारे में जानकारी दें कि अभी इन्वेस्टिगेशन में मामला, मगर यहाँ सावधानी क्या रखना है कि ऐसा ना हो कि वो परिवार इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस करने लगे, कि पुलिस को अपना काम अपनी समझ और अपने जो कानूनी दायरे में करना है, तो उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो उस परिवार का, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उनको जानकारी देंगे कि आपको इस चीज से बचते हुए स्टेजेस के बारे में उन्हें मालूम जानकारी हो कि अभी क्या चल रहा है, बयान रिकॉर्ड हुए हैं किसी की, कुछ पुलिस ने मौके का इन्वेस्टिगेशन किया है, मेडिकल की स्थिति क्या है, कहीं जांच के लिए कोई चीजें भेजी गई हैं, वो सब आप बताते रहेंगे उनको। अगर चार्जशीट पेश हो गई है तो वो जानकारी भी आप रखेंगे और उनके परिवार को कि हाँ मामले में चालान पेश हो गया है, तो आगे अलर्ट रहेंगे कि अब गवाही के लिए जाने की स्थिति आ सकती है, थोड़े दिन में कुछ ऐसा हो सकता है। कोई स्टेज होगी, एक तो मेन कौन सी होती है, गवाही के लिए बालक को जाना है, परिवार को जाना है, विटनेसेस को जाना है, तो वो जानकारी हम देंगे कि चार्जशीट पेश हो चुकी है, अब कभी भी भविष्य में आपको गवाही के लिए समन्स से बुलाया जा सकता है, गवाहों को बुलाया जा सकता है। उसके अलावा अगर जैसे कोई बेल मैटर आ रहा है उस मुलजिम का और परिवार चाहता है कि नहीं हम भी इसको अपोज करें, या कोई और स्टेज पर किसी दूसरे गवाह की गवाही चल रही है उसको भी परिवार के लोग वॉच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ऑब्जर्व, तो वो भी हम जानकारी देंगे कि अगर वो चाहें तो अपीयर हो सकते हैं कोर्ट में। ये जानकारी हम उनको देंगे परिवार के लोगों को। अगर मुलजिम की जमानत हो गई है, उसको और किसी तरह से छोड़ा है या अभी कस्टडी में, इसके बारे में जैसे ऊपर भी ये चीज़ हमने आई थी, रिपीट हुई, तो उसकी भी जानकारी उस परिवार को कि भाई मुलजिम अभी जेल में ही है या बाहर आ चुका है, तो कहीं कोई सतर्कता की, कोई सजगता की जरूरत हो तो उस बारे में वो परिवार थोड़ा सा अलर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद ट्रायल पूरी होती तो निर्णय क्या हुआ इसके बारे में भी हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम उस परिवार को अवगत कराएं। अगर कहीं कोई एक्विटल का मामला ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई लेकुना रह गया, कहीं कोई कमी है, तो उसको आगे अपील वपील के लिए भी हम उसको सलाह दे सकते हैं, आगे उसके लिए कार्रवाइयाँ कर सकते हैं वरिष्ठ न्यायालय के लिए। पैरालीगल वॉलंटियर को क्या करना है, अपडेट एकत्रित करना है बच्चे के भी संबंध में, मामले के बारे में, तो कहाँ कहाँ से मिलेंगे, पुलिस से मिलेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलेंगे, बच्चे का जो एडवोकेट होते हैं उनसे आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको उनके सतत या लगातार उनके संपर्क में रहने की जरूरत होगी कि आप सतत उनके संपर्क में रहें, ये सब चीजें कम होंगी। भाई अभी आज अगर आप एज कि मैं पैरालीगल वॉलंटियर हूँ और थाने चले जाएंगे तो कोई सहयोग होगा क्या आपको, बिल्कुल नहीं होगा, आप स्ट्रेंजर हैं। मगर जब अधिकृत रूप से आपको अगर अपॉइंट किया जाएगा सहायक के रूप में, तो फिर पुलिस अधिकारी की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो आपको हर जानकारी उपलब्ध कराएं। अगर आप सिर्फ पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में चले जाते हैं तो अभी कोई स्टेटस नहीं है आपका, कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई पावर नहीं है आपके पास। जी सर। चीज़ों की जानकारी के साथ साथ अपनी ऑथेंटिसिटी भी आपको तय करने की जरूरत है, तब आप भी जाकर के इनसे बात कर सकते हैं, आराम से अधिवक्ता से बात कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात कर सकते हैं, और करनी चाहिए। और जो भी कुछ बातें ऊपर आई थी कि परिवार से आप लगातार संपर्क में उस परिवार के, तो हर चीज के बारे में, जमानत के बारे में, चार्जशीट पेश होने के बारे में, गवाही के बारे में, ये सब चीजें आप उन परिवार के लोगों को कन्वे करेंगे या उनके साथ शेयर करेंगे। और क्या करेंगे, बालक से नियमित रूप से कहीं ना कहीं उसका जो मॉरल डाउन हो रहा है उस परिवार का, या कहीं ना कहीं जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, जो हताशा निराशा हो सकती है उनकी, उन सब चीजों को दूर करने के लिए
बालक या तो कहाँ होगा, शेल्टर होम में रख देते हैं कई बार हम, किसी संस्थान में अगर मान लो उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, या परिवार के किसी व्यक्ति ने उसके साथ कुछ ऐसा एट्रोसिटी की है, तब लगता है कि घर में इसका रहना सुरक्षित नहीं बच्चे का, तो फिर उसको क्या करते हैं, किसी शेल्टर होम वगैरह या ऐसे सुरक्षित स्थान पर, तो वहां भी आप जाकर के उससे संपर्क कर सकेंगे। मगर वहां भी मिलने के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो वही है कि आप बाल संस्थान में जाकर के सीधे बच्चे से संपर्क करने की स्थिति में कब होंगे, जब आप अधिकृत सहायक होंगे, तब आप अपना अथॉरिटी बताएंगे, तब आपको वहां पर भी उस बालक तक एक्सेस करने का अवसर मिलेगा। जी और जी वहां जाकर के उससे बात करेंगे, उसकी जो भी नेसेसिटीज हो सकती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसके बारे में आप उस बच्चे से चर्चा कर सकते हैं, परिवार के लोगों से चर्चा कर सकते हैं। और सब चीज़ों का इवेल्युएशन भी आपको, जो जो आप कर रहे हैं, जो जो हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं आपको मूल्यांकन भी समय समय पर करते रहने की जरूरत होगी। एक अच्छी खासी एक्सरसाइज और बड़ा पायस काम है एक्चुअली। पैरा लीगल वॉलंटियर के रूप में जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का और सबसे ज्यादा पवित्र काम यही है। इसलिए उतनी जी सर। संजीदगी से और उतनी मेहनत से हमको काम करने की इसमें जरूरत पड़ेगी कि आपको असेसमेंट भी जी करते रहना। सिर्फ चले गए, उससे मिला है, बच्चे से हालचाल पूछा है, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम उसको नोट डाउन करेंगे, वास्तविक उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं उसके बारे में हम कुछ ना कुछ पूछताछ करेंगे, नोट करके रखेंगे, और बाद में इकट्ठा कुछ कुछ दिनों के समय अंतराल से उसको हम इवेल्युएशन करते रहेंगे कि जो हमने किया उसका कोई इम्पैक्ट या प्रभाव है कि नहीं। जी जी सर। और उसको क्या करना है, जो भी इवेल्युएशन किया है उसको बाल कल्याण CWC को आपको कन्वे भी करते रहना, बीच बीच में अपडेट देते रहना कि साहब ये प्रोग्रेस थी, मैंने जो जो काम किया उसका ये परिणाम है। इससे क्या होगा समझ। कि उसकी जो शारीरिक कोई डेवलपमेंट ठीक ठाक है, उसकी शारीरिक अवस्था में सेंटिमेंट्स वगैरह के बारे में कोई प्रॉब्लम, मेंटल कंडीशन बच्चे की कैसी है, कहीं बार बार डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसी कोई आपदा होती है कई बार बच्चे सपने में डर रहे हैं, ये हो रहा है, मेंटल कंडीशन उनकी बड़ी खराब हो जाती है। उन सब चीज़ों का असेसमेंट हम करके बाल कल्याण समिति को कन्वे करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि उससे क्या होगा कि परिवार को कोई प्रॉब्लम है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। क्या होगा, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल की जरूरत पड़ सकती है कहीं ना कहीं। अक्सर यही होगा, जब हमने ऊपर बात की थी कि उसको ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी तरह की शॉक की स्थिति में, तो वहां पर दवाइयों के अलावा मनोवैज्ञानिक देखभाल या इस तरह की कंसल्टेंसी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। इस तरह से काउंसलिंग की जाती है, वहाँ हमें मेडिकल जो एविडेंस या मेडिकल जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो हम पूरी करेंगे ही, उसके अलावा इस तरह से स्पेशलिस्ट मनोवैज्ञानिक जो सहायताएं हो सकती है उसके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहने की जरूरत होगी। ये सब कब कर पाएंगे, जब हम कांस्टेंट उस परिवार और उस बच्चे के संपर्क में रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर सकते हैं। और चिकित्सीय देखभाल, अगर आप बच्चे से मिले, आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि इसको भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है, किसी और मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, CWC को अप्रोच करेंगे कि जी साहब जी ये सर। मैंने उसको बात की, उससे असेसमेंट किया, क्योंकि आप लोगों की व्यस्तता अलग होती है, हमेशा उन बच्चों के साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके पास और भी जिम्मेदारियां होती हैं। जी अगर सर। आप अपनी रिपोर्ट, अपने ऑब्जर्वेशन अगर आपको कन्वे करेंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी भी और आप करते हैं उसी भाव से काम करते हैं। मगर जी हर जी बच्चे से जा जा करके मिल पाना या असेसमेंट कर पाना इनके लिए संभव नहीं होता। सहायक की जो अवधारणा करने के पीछे जो भाव है वो यही है कि आप लोगों से ज्यादा, उस गांव का है, उस मोहल्ले का है जहाँ आप रह रहे हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से उससे कनेक्टेड हैं। इवोल्यूशन करके आप तक कन्वे कर पाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप ये अपनी सेवाएं उसको दे सकेंगे। किसी उसका मेडिकल अगर कोई रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में कोई आदेश की जरूरत है, मान लो स्पेशल कोई ट्रीटमेंट है, पैसा ज्यादा लग रहा है, तो फिर कोर्ट ऑर्डर हो सकता है, CWC की कोई फंड्स होते हैं वहां से ही सहायता कर सकते हैं, या जो भी इनकी पावर है उसमें कर सकते हैं। तो ये तब कर पाएंगे जब आप उसमें सहयोग करेंगे। बाल कल्याण समिति को जो भी आप रिपोर्ट पेश करेंगे कि इसको और मेडिकल नीड या हायर सेंटर पर ले जाने की जरूरत है, इसकी जहाँ इलाज चल रहा है उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो ये सब चीजें आप उनको कन्वे कर पाएंगे। एक ये भी आता है, कई बार स्कूलों से रिलेटेड बात हो जाती है, स्कूल में टीचर्स ने, स्टाफ ने, किसी ने कुछ इस तरह का कर दिया, और या स्कूल का एटमॉस्फेयर सेफ नहीं है, या स्कूल सर। जाना बंद हो गया वही मेंटल ट्रॉमा या मेंटल प्रॉब्लम के कारण कि उस स्कूल में नहीं जा पा रहा है बच्चा या बच्ची, तो उसको क्या करना है, या तो वहाँ कंटिन्यू कर पा रहा है ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, स्कूल बदलवाने के लिए, उसके एडमिशन के लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। तो वहाँ स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है। अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा पेपर में, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, 5 साल की ने
स्कूल टीचर को बार बार कन्वे किया, बच्चे उसका सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेशन नहीं है उसका, मगर उसके साथी उसको परेशान करते थे। टीचर से कंप्लेंट की उसने, मगर वो नहीं ध्यान दिया उन्होंने। अल्टीमेटली बच्ची इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने छत से कूद के आत्महत्या कर ली। 5-6 साल की बच्ची, शायद 2-4 दिन पहले पेपर में। तो कहीं ना कहीं मेंटल कंडीशन बच्चों की असेस करने के लिए, ये जो इस तरह के केसेस होंगे इसमें और ज्यादा स्थिति खराब होती। वो तो बच्चे परेशान कर रहे थे, वो इतनी सी बात थी, मगर जो बच्चों की सेंसिटिविटी होती है उस चीज को हाईलाइट करने के लिए मैंने वो इलस्ट्रेशन दिया कि इसमें क्या, अगर उनके साथ कोई अपराध हुआ है तो उनकी जो मानसिक अवस्था होगी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से खराब हो सकती है। तो वहाँ हमें इन चीज पर कि उसी स्कूल में कंटिन्यू कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या कोई दूसरा स्कूल बदलने की जरूरत है क्या, उसको उसका ध्यान कहीं भंग हो रहा है तो उस चीज को हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात या कंसल्टेंसी की बात आएगी, वो हमें सब चीजें असेस करके इन पर प्रयास करने की जरूरत होगी। और हर जगह कहाँ लगेगा, आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका काम सिर्फ इवेल्युएट करके आप तक कन्वे करना है। मोस्ट ऑफ दी वर्क आपका ये है, क्योंकि आप हर जगह हर बच्चे से, पूरे जिले के बच्चों से मिल पाना, आपके पास पूरा जिला है, जिला बहुत बड़ा है हमारा, तो वो संभव नहीं कि आप लोग हर जगह जा सकें, इसलिए आप लोगों की मदद की जरूरत होती है। जी जी और भी क्या करना है इसके अलावा, ऊपर जो अपन ने काम देखे वो तो करना ही है, पैरालीगल वॉलंटियर के ऊपर लीगली वो चीजें आ गई। उसके अलावा और क्या हो सकते हैं काम, तो पीड़ित प्रतिकर, क्योंकि सरकार ऐसे मामलों में पीड़ित प्रतिकर के प्रावधान है। कुछ एक कुछ कुछ अमाउंट उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए, या कुछ और चीज़ों इलाज के लिए भी हो सकता है, वो दिया जाता है। तो मगर इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, कैश पेमेंट तो नहीं होता सरकारी महकमे में। क्या करना पड़ेगा उनको, बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा उस बच्चे का या परिवार का या गार्जियन का। तो जहाँ बैंक खाते की बात आती है तो क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस खाता खुलाना, ये सभी बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है। तो यहाँ भी आपका काम है कि उनकी मदद करें, उन बच्चों का ये सब काम कराने में, उस परिवार की। और जो जो सुविधाएं, कई नई नई घोषणाएं होती रहती हैं कभी कभी सरकार की तरफ से, तो उनके बारे में भी आप अपडेट रहेंगे और उस परिवार को करेंगे। उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हम कि वो कुछ कर पा रहे हैं, ये मान के चलेंगे। तो इसलिए हम इन सब व्यवस्थाओं को आपके सहयोग से जानकारी में रखेंगे और उन्हें बतलाएंगे कि ये सुविधाएं या ये सहूलियतें आप लोगों को उपलब्ध हो सकती हैं। फिर वही बात आ गई वापस, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण इकाई हो सकती है, एडवोकेट हो सकते हैं, ये जो स्टेक होल्डर कहते हैं जिनको, ये जुड़े हुए लोग हैं इसी चीज़ों से। तो इन सब से आपको अपना एक तालमेल बना करके रखना है और हर संभव प्रयास करके उन बच्चों की, उस परिवार की मदद करने की हमें कोशिश करनी है। इसके अलावा क्या करना है, आपको विशेष न्यायालयों को भी उसके बच्चों की स्थिति के बारे में, मानसिक स्थिति, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आपने पहले अपन ने देखा था वो क्या था, CWC को आपको बताना था, तो कोर्ट को भी आपको कम्युनिकेट करना है। मगर वही बात वापस वही रिपीट होगी कि कोर्ट आपकी उस रिपोर्ट को या उसको कब एक्सेप्ट करेगा, जब आपकी ऑथेंटिसिटी आपके माध्यम से तय होगी कि फलाना व्यक्ति इस मामले में वो है, सहायक है, तब फिर कोर्ट आपको उतना रिस्पॉन्ड करेगी और आप जो भी पेश करेंगे उस केस में, उनसे कन्वे करेंगे जज साहब को, वो उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्ट अपान कर पाएंगे। ये बताने के लिए, क्योंकि आप लगातार बालक के संपर्क में हैं, आपकी बनिस्बत आप ज्यादा संपर्क में हैं, तो क्या कर पा रहे हैं आप, कैसे गवाही रिकॉर्ड होगी, बच्चा बोल पाने की स्थिति में है कि नहीं, उसका मेंटल लेवल क्या है, किस तरह से बयान दे पाएगा, उस बारे में भी आप कोर्ट को कन्वे कर सकते हैं कि साहब इसकी बयान के लिए अगर हम इसको बुलाएंगे, आप इसको बुलाएंगे, तो कम से कम आपको ये रिक्वायरमेंट होगी। कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है, ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ कोई मान लो कोई ठेठ गांव का कोई बालक है, उसको सिवाय निमाड़ी के कोई सी भाषा नहीं आती, तो जज साहब से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उनको भी आती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, सर इस तरह की जरूरत पड़ सकती है, कोई दुभाषी की जरूरत पड़ सकती है, कोई और लैंग्वेज हो सकती है, साइन लैंग्वेज का, कोई मान लो गूंगे बच्चे होते हैं, कभी उस तरह के अक्सर होती रहती है इस तरह की स्थिति उन बच्चों के साथ भी, तब हमें क्या करना। तो ये सब प्रिपरेशन क्या होगी, कोर्ट का काम क्या हुआ, कोर्ट ने तो उसकी गवाही के लिए वारंट समन्स इशू कर दिया, ठीक है, मगर उसके पहले अगर आपकी प्रिपरेशन है और जब बच्चा आकर के कोर्ट में खड़ा होकर उसके बाद पता लगा कि बोल नहीं पा रहा है, तो फिर अब उसको कहाँ, किसको ढूंढ रहे हैं, साइन लैंग्वेज वाला, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ। तो देन एंड देयर संभव है क्या, नहीं है। कोर्ट्स में बहुत ज्यादा काम है, बच्चा गवाही के लिए आया, उसके बाद ये प्रिपरेशन या किसी को बुलाया नहीं जा सकता स्पेशलिस्ट को। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर हम पहले से कोर्ट के संपर्क में, आप लोगों के संपर्क में, और हमें मालूम है बच्चे का हमने असेसमेंट कर रखा है,
कि बालक बोलने में असमर्थ है, तो हमने कोर्ट को और आपको बता रखा है पहले कि साहब ये अगर बुलाएंगे इसको गवाही के लिए तो क्या होगा, इसके साथ में एक साइन लैंग्वेज वाला स्पेशलिस्ट भी हमको बुलाना पड़ेगा। तो कोर्ट साइमल्टेनियसली एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या समन्स उन स्पेशलिस्ट के लिए भी जारी करेगी। क्योंकि हम फील्ड में है तो हमें ये भी मालूम है कि ये बच्चा नहीं, इसका चाचा, भाई, भतीजा, पड़ोसी, मोहल्ले का कोई व्यक्ति भी इसकी भाषा समझता है, हम कोर्ट को कन्वे कर सकते हैं। तो सब स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, इसकी भाषा ये समझ जाता है, इसकी माँ समझती है, इसका भाई समझता है, तो सब इसको भी साथ में जब गवाही के लिए समझ जा रही हो तो इसको भी एज ए स्पेशलिस्ट या एज ए दुभाषी या अनुवादक के रूप में अपन बुला लेंगे तो ज्यादा स्मूथली काम हो पाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, कोर्ट का टाइम भी बच रहा है और प्रोसीडिंग स्मूथ चल रही है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे इनको बार बार कोर्ट में गवाही के लिए बुलाना फिर लौटाना वो भी अपने आप में एक पेनफुल काम है। तो वहां भी जाकर के हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम इस तरह की सब तैयारियां पहले से करके रखें ताकि जब भी बच्चे को कोर्ट में बुलाया जाए तो उसकी गवाही हर हाल में हो जाए। कई चीजों के बारे में आपको अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से अनुभव हो सकता है, मगर हर चीज जरूरी नहीं है। तो जो चीज सहायता आप खुद कर सकते हैं उस बच्चे की बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, उससे जो रिलेवेंट विशेषज्ञ हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, उन तक अपन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर पाएंगे, आपके माध्यम से। ये आप तो डायरेक्ट जाने से रहे, पेमेंट की बात आ सकती है तो फंड्स जो है वो आप ही के पास होते हैं, उनको कैसे बुलाना है कैसे नहीं बुलाना ये आप तय कर पाएंगे। आप सिर्फ सजेस्ट कर पाएंगे कि इस बालक की दवाई के लिए या इसकी इस तरह की मदद के लिए प्रॉपर हो सकता है। आपका काम भी आसान है क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड लिस्ट है या लिमिटेड सोर्सेस है आपके पास, मगर आप ज्यादा बेहतर तरीके से आपको कन्वे कर सकते हैं ये इस तरह से साहब इनको बुला लिया जाए तो ये ज्यादा होगा। फिर वही क्या बात है, रिपीट होंगी कुछ चीजें, वही बात है कि लगातार पूरे टाइम कहाँ से एफआईआर, बल्कि उसके पहले से भी एफआईआर लिखाने भी आप ही जाए साथ में, और ट्रायल कंक्लूड होने तक आप कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। तो क्या होगा, बच्चे को आप जस्टिस ही दिलाएंगे और दूसरा उसका रिहेबिलिटेशन भी कर पाएंगे। जिस मोहल्ले में रह रहा है बच्चा या बच्ची या परिवार, हो सकता है वहाँ उसका एटमॉस्फेयर सेफ नहीं है, वहां से भी उसको कहीं ना कहीं हमको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उन सब चीजों के बारे में आप प्रयास कर सकते हैं। ये तो मोटी मोटी बातें थी जो जिम्मेदारियां थी आपकी उससे रिलेटेड। अब कानूनी बात करते हैं अपन, तो क्या होगा कि जो पॉक्सो एक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए, इसके बारे में भी हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है उसके बारे में भी हमें जानकारी हो तो ज्यादा अच्छे से हम काम कर पाएंगे। जैसे धारा 19 क्या करती है, रिपोर्ट के बारे में कि कोई भी इस तरह का अपराध हुआ है तो उसकी रिपोर्ट की जाएगी। ऐसी कोई शंका है कि ऐसा अपराध होने वाला है तो भी आशंका के आधार पर भी, क्योंकि हमें तो वही देखना है कि बच्चे को हर तरह से सेफ, कोई अभ्यास हो चुका उसके बाद ही बचाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। उसको पहले भी अगर लग रहा है कि ऐसी कोई संभावना है अपराध होने की बच्चे के प्रति, तो भी हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम उसको बचाएं। तो क्या करेंगे, विशेष किशोर यूनिट हो सकती है, स्थानीय पुलिस हो सकती है, इसको सूचना दी जाएगी और पुलिस रिपोर्ट लिखित करेगी। यहाँ कोई किंतु परंतु जांच करेगी ऐसा कोई प्रावधान नहीं, सीधे सीधे अगर पुलिस को ऐसी कोई इंटीमेशन मिलती है कि किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह का संभावना है दोनों स्थिति में, तो पुलिस को रिपोर्ट करके ही आगे वहाँ कोई किंतु परंतु जांच करेगी या कुछ बिना पहले प्रयास करेंगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। रिपोर्ट दर्ज करने का, नहीं करती है तो उसके परिणाम भी इसी में लिखे गए कि उनको दंडित किया जा सकता है दोनों तरफ से। अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है तो, और किसी व्यक्ति को अपराध की जानकारी और उसने रिपोर्ट नहीं लिखाई, ऐसा पता लगता है कि जानबूझ के इस चीज को छुपाया, इग्नोर किया, तो उसके खिलाफ भी दंड के प्रावधान कानून में। अगर रिपोर्ट लिखाने में कोई व्यक्ति असफल है और कोई रिपोर्ट लिखने में भी असफल है तो दोनों स्थिति में 6 महीने तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। मतलब मामले की जो संवेदनशीलता की बात है, प्रथम सूचना रिपोर्ट वगैरह जो सामान्य अपराध होते हैं उनमें ऐसे प्रावधान, इतने स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है। विचारण भी हम स्पेशल कोर्ट में कर रहे हैं इनका। मीडिया के लिए प्रक्रिया का सवाल आता है, कहीं ना कहीं क्या होगा, आइडेंटिटी उस बच्चे की छिपाने की जरूरत है क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूचर बचा हुआ है। तो कोई भी उसका फोटो चित्रण, नाम, ये वो, उसके बारे में जब तक कोई अधिकृत जानकारी किसी मीडिया के पास नहीं होगी, उसको कोई टीका टिप्पणी करने का किसी भी मीडिया पेपर में कभी भी आपने ध्यान दिया हो तो किसी बच्चे या जिसके साथ कोई एट्रोसिटी हुई होती है, रेप के केसेस में इवन कभी कोई नाम वाम नहीं लिखा जाता विक्टिम का। इसीलिए सिर्फ मुलजिम का नाम हो सकता है, मगर उसके नाम से, उसके विवरण देने से, उसके परिवार के बारे में जानकारी देने से बचेंगे वो।
कि नहीं करेंगे, अदरवाइज करते भी हैं तो क्या होगा, जिम्मेदारी है उनकी कि अगर ऐसा कुछ आया तो वो ऑफेंस माना जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। कुछ भी परिवार के ब्यौरे, अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, हर चीज को उसमें यथासंभव कंसील करने की जरूरत है। तो इसलिए बहुत ही कभी भी आप ध्यान से, आइंदा से आप ध्यान से पढ़ना करें। अगर कोई चीज दिखाई देती है तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि हर चीज को उनको छुपानी है। कहाँ तक, जब तक अगर कोर्ट से परमिशन लेकर के किया जा सकता है। कब, और कोर्ट परमिशन कब देगी, राइटिंग में देगी एक बात, और दूसरा अगर उस बच्चे के इंटरेस्ट में, उसके हित में है तो कोर्ट अलाउ करेगी, अदरवाइज कोर्ट भी उस चीज को इनकार करेगी। इनकार करने से बाध्य है कोर्ट भी। इस तरह के कोई परमिशन रूटीन में सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए कोर्ट को भी पावर नहीं होते हैं। बच्चे के इंटरेस्ट में कोई चीज हो सकती है, मान लो उसको कोई मदद मिलने की गुंजाइश हो या कहीं और किसी तरह की संभावना हो उसके इंटरेस्ट में, तो कोर्ट अलाउ करेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेगी। उस बच्चे और उस परिवार की पूरी आइडेंटिटी छिपाना जिम्मेदारी है। ये सब कानूनी प्रावधान है, इसलिए इनका वायोलेशन नहीं किया जा सकता। अदरवाइज क्या होगा, कर्मचारी जो प्रकाशक या स्वामी होते हैं, पेपर मालिक, वो तो कहीं बाहर बैठे होते हैं, पता होता है लंदन में रहते हैं साहब, पेपर यहाँ छपता है उनका, तो इस आधार पर बच नहीं जाएंगे कि हमारे कर्मचारी ने किया साहब, हमें तो पता ही नहीं लगा। वो उनके साथ साथ उनका संयुक्त दायित्व है अपने कर्मचारी स्टाफ, जिसने अगर कोई रिपोर्ट या ऐसी कोई चीज छाप दी है किसी बच्चे के बारे में, परिवार के बारे में, ऑब्जेक्शनेबल है जो, या इस एक्ट के परव्यू में ऑफेंस की दृष्टि में आ रहा है, तो वो मालिक भी, उसका प्रकाशक भी जिम्मेदार होगा। ये कहकर नहीं बच सकता कि हम किसी कर्मचारी ने गलती से छाप दिया, उसकी भी जिम्मेदारी होगी। तो क्या 6 महीने, मिनिमम 6 महीने की सजा, मतलब यहाँ और गंभीर कर दिया तो कम से कम 6 महीने की सजा के प्रावधान है। ऊपर हमने देखा था 6 महीने या खुद जुर्माना या दोनों, यहाँ आकर के ये हुआ कि 6 महीने से कम की कोई सजा नहीं होगी ऐसे मामलों में। साक्ष्य लेखन में सावधानी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हुँ? बच्चे की साक्ष्य लेखन में सावधानी की क्यों जरूरत पड़ेगी? हैं? गोपनीयता के अलावा देखा जाएगा, अपन जो अभी तक बात करते आए, क्या हो रहा है, उसकी बच्चे की मनोदशा उस तरह की नहीं है, परिवार की वैसी नहीं, क्या बोल जाएगा, क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो बड़ा सलीके से करने की बात है। जैसे बोलने में असमर्थ है बच्चा, किसी तरह से मानसिक परेशानी से ग्रस्त हो गया है इस ऑफेंस के कारण, तो इन सब चीजों को देखने के अलावा कुछ और सावधानियां, कोई जिस मुलजिम को उसने देखा, जिसने उसके साथ अपराध किया, तो हो सकता है उस बच्चे को, उस मुलजिम को देख करके उस बच्चे को दोबारा कोई फियर पैदा हो। तो यहाँ पर भी स्पेशल प्रावधान किए गए कि जो जब गवाही ली जाएगी बच्चे की, तब भी उस बच्चे को कोर्ट में मौजूद रहेगा, मुलजिम भी रहेगा, मगर उसको मुलजिम से उसका आमना सामना ना हो, इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि साक्ष्य अभिलिखित करते समय क्या हो कि उस अभियुक्त और वो आमना सामना ना हो, उसकी नजरें ना मिले। इसलिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है। पॉक्सो साहब चले गए, अभी यहाँ भी हो सका एक बार नहीं हो तो इन लोगों को विजिट कराना कोर्ट का, टाइम लगे 2 बजे की, इस तरह का अरेंजमेंट होता है यहाँ पर बच्चों के बयान लेने के लिए, कि बच्चा इस तरह से बैठ कर के कैमरे के सामने या पर्दे की आड़ से इस तरह से बयान देता है, अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहेगा। जो आम क्रिमिनल एक्ट लॉ में हम एक गवाही लेते हैं तो गवाह को खुद बोलना होता है, उसको कोई सहायक या वकील, परिवार का सदस्य उसको सहयोग नहीं करता। मगर बच्चों के मामले में स्पेशल प्रोविजन है कि वो अपने पेरेंट, अधिवक्ता की उपस्थिति में रहे, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव रहे, ठीक से बता पाए घटनाक्रम को। अगर उसको अकेला रखेंगे तो उस अकेलेपन के कारण घबराहट में कुछ बयान गड़बड़ कर सकता है वो, इसलिए तो इसलिए क्या अरेंजमेंट है, जो स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं, इसकी अलग अलग से सरकार पैसा देती है कि ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसके बयान होंगे, या कहीं मिरर वगैरह लगा करके उसमें मुलजिम उसको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट आमना सामना नहीं हो रहा है उसका, या कहीं कर्टेन से उसको ढाक रखा है, ऐसे कोई प्रोविजन किए जाते हैं। फिर क्या होता है, सार्वजनिक रूप से, जैसे कोर्ट में क्या होता है, ओपन कोर्ट होती है इन जनरल, कोई भी बयान दे रहा है, कोई भी लोग सुन रहे होते हैं, खड़े होते हैं। मगर इनके भी बच्चों के लिए इस तरह या पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल प्रोविजन होंगे कि कैमरा प्रोसीडिंग कहा जाता है, क्योंकि बंद कमरे में जहाँ बच्चा है, सिर्फ जज साहब है, मुलजिम की दूर से कहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चे के पेरेंट्स, एडवोकेट, बस उतने लिमिटेड लोग रहेंगे। वहां जाकर के हम करेंगे, परिवार का सदस्य कौन सा लेंगे उस बच्चे के लिए, जो जिसके प्रति कॉन्फिडेंट हो। कई बार होता है पिताओं को लेकर के आते कि पिता ने बच्चे के साथ कुछ ऐसी अटूट से, और ऐसी स्थिति में अगर पिता को भी रखा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा।
या कोई इस तरह का कोई सस्पेक्ट हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, तो बच्चे को परिवार के जिस सदस्य पर विश्वास है, माँ का बिहेवियर कुछ इस तरह का हो सकता है कि बच्चे को माँ पे विश्वास ना हो, तो कोई और मेंबर हो सकता है, तो वहां हमें इस चीजों को, ये सब असेसमेंट हमने कब कर चुके हैं, सहायक के रूप में पहले कर चुके हैं, और हमने अगर कोर्ट को असिस्ट करते हुए सब कन्वे किया कि साहब इस बच्चे के साथ हमको इस व्यक्ति को अगर बुलाएंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, ज़्यादा परफेक्टली बयान दे पाएगा, ये स्पेशलिस्ट बुला लेंगे बोलने वाला या इसकी भाषा समझने वाला तो ज़्यादा अच्छे से बयान देगा। तो कोर्ट पूरी इस प्रिपरेशन के साथ जब कोर्ट बयान लेगी तो एक बार में उस बच्चे का बयान शायद हो जाएगा, अदरवाइज उसको बार बार बुलाना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखेंगे। ये भी हो सकता है कि बच्चे नहीं है, क्या होता है न्यायालय आपका एक स्थान होता है बच्चे का, वैसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है अगर कॉमन सेंस का उपयोग करें तो बच्चा नहीं आ पा रहा है, वीडियो तो बना लेंगे, मतलब कुछ और भी अरेंजमेंट हो सकता है। अपन किसी व्यक्ति को डिपोर्ट कर सकती है, कमीशन निकालना कहते हैं कि वो उसको कोर्ट ऑथराइज करेगी कि आप जाओ वहां पर और कोर्ट के ब्याह पर उसका बयान रिकॉर्ड कर लो, तो ऐसे कमीशन निकाला जा सकता है उसके बयान रिकॉर्ड करने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर के, ये भी तरीका हो सकता है। आमतौर पर इसका कम प्रयोग में आता है, मगर हम कोशिश करेंगे पूरी सुरक्षा के साथ उस बच्चे को न्यायालय में लाए। मगर कोई ऐसी स्थितियां हैं कि बच्चा कोर्ट तक नहीं आ पा रहा है तो ये भी किया जा सकता है, मगर कौन करेगा इसमें सहयोग, आप भी बता पाएंगे न्यायालय को साहब ये बुलाने के बजाय, समझ निकालने के बजाय इसका बयान वहां ले लेना ज्यादा सेफ रहेगा, ये स्थिति है, ये फोटोग्राफ्स हैं साहब उसकी, ये मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर से मैं लेकर के आया हूँ, CWC से लेकर के आया हूँ, ये रिपोर्ट है, ये बच्चे की कंडीशन है साहब, बेहतर ये होगा कि फलानी जगह रह रहा है, अपन वहाँ इसका बयान रिकॉर्ड करवा लें कोई कमीशन इशू करके, तो काम आसान कर देंगे कोर्ट का, व्यवस्था का। विशेषज्ञ सहायता देख के आए हैं, प्रावधान है, मतलब लॉ में प्रावधान है, धारा 38 इसके लिए करती है कि दुभाषिया हो सकता है, कोई और किसी तरह का वो हो सकता है कि जो स्पेशलिस्ट हो या जिसको इस मामले में जानकारी हो, जैसे अपना बच्चा घर में ही रह रहा है बचपन से, गूंगा बच्चा, तो माँ भाई पिता परिवार के लोग उसकी भाषा को समझ रहे हैं, तो वहां अलग से हमको कोई स्पेशलिस्ट बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पड़ेगी नहीं पड़ेगी, उसी से बुला लेंगे, मगर कोर्ट को हम बताएंगे तभी वो कि सब माँ इसकी अच्छी समझती है इसकी बात को, तो वो कन्वे कर सकती है वहां पर, जहां लग रहा है कि नहीं स्पेशलिस्ट को बुलाने की जरूरत है वहाँ स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, तो उसके जो फीस वगैरह के खर्चे हैं जो कोर्ट तय करती है उसको, और वो दिए जाते हैं, फिक्स होते हैं ये सब, शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है, वही बात आएगी बार बार, तो किसी स्पेशल जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, बोलने में असमर्थ है तो साइन लैंग्वेज वाले को बुलाएंगे, कोई और कारण से कोई मनोवैज्ञानिक परेशानी है कि उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के बयान कराने पड़ते हैं तो हमको कोई मनोवैज्ञानिक देखना पड़ेगा, किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी बच्चे विशेष की भाषा को लेकर के हो सकती है तो हमें दुभाषी की जरूरत पड़ सकती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में पूरी एक्सरसाइज करके कोर्ट को कन्वे करेंगे और कोर्ट उस तरह से फिर स्पेशलिस्ट को बुलाएगी। तो वो बात जो अपन ने बात की थी ऊपर के क्षेत्र का, मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो सकता है जो उसकी भाषा या उसके इशारों को अच्छी तरह समझ पा रहा है, या कोई क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है उस तरह का, तो उनकी सबकी हम सहायता आसानी से ले सकेंगे, और जो भी फीस होती है कोर्ट तय करती है, इसके सभी नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, उस हिसाब से उनको पेमेंट उनके आने जाने का पर डे का जो भी कुछ होगा वो आपके पास भी कुछ डिटेल रहती होगी और बाकी कोर्ट में भी रहती है, तो कोर्ट करिए, हमारा काम सिर्फ ये चीज वहां तक कन्वे करना है कोर्ट तक, फीस क्या तय होगी, क्या देना क्या लेना, ये हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ कोर्ट को ये बता कि ये इस गवाही के लिए, इस बालक की गवाही के लिए ये व्यक्ति प्रॉपर होगा या इसको जो सुविधा दिया जाना ज्यादा इसके बयान लेने के लिए उपयुक्त होगा। फिर सहायता के लिए क्या होगा, सरकार को पावर दिए जाते हैं कि राज्य सरकार की जो अधिनियम के अंतर्गत, ऊपर भी अपन एक बात की थी यहाँ पर भी कि ऐसे नियमों के भी उनको क्या फीस दी जाएगी, किस तरह से बुलाया जाएगा, वो क्या जिम्मेदारी होगी उनको, उसके बारे में कुछ ना कुछ सरकार, कौन कौन से संगठन ऑथराइज्ड होंगे उसके लिए, मान लो क्वालिफाइड पर्सन है तो हर कोई क्वालिफाइड पर्सन लिया जा सकता है या उनको तय करेगी सरकार, उसके बारे में कुछ ना कुछ मार्ग निर्देश जारी किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से कि भाई कहाँ कहाँ किन किन लोगों की सहायता, किस तरह के दुभाषी या लोकल लोग या विशेषज्ञों की सहायता कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि खंडवा में कोई स्पेशलिस्ट हो, तो उस स्थिति में क्या निर्देश हो सकते हैं, पास वाले किसी जिले से बुलाने की आवश्यकता हो सकती है, नागपुर से बुलाना पड़ सकता है, इंदौर से बुलाना पड़ सकता है, वो भी हो सकता है, तो उसके जो खर्चे और एक्सपेंसेस होंगे उनकी फीस होगी वो अलग होगी, खंडवा में कोई लोकल स्पेशलिस्ट मिल रहा है उसकी फीस अलग होगी, अगर इंदौर से कोई आ रहा है नागपुर से आ रहा है तो अलग होगी,
तो ये सब तय कोर्ट करेगी, मगर हमारा काम सिर्फ कन्वे करना और सरकार इस बारे में कुछ ना कुछ नियम बना करके रखती है। एक विशेष सुविधा ये भी होती है। वैसे आम केसेस में आपराधिक मामलों में भी फरियादी पक्ष को अपना वकील करने की सुविधा होती है, चाहे तो अपना वकील प्राइवेट करता है या आपस में होती है उसको, कि अगर वो बालक या उसके परिवार चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी कोई एक अलग से वकील हम करें, तो ये स्पेशल प्रावधान क्यों कहे जाएंगे कि उनको अपनी पसंद का एक वकील रखने के अधिकार तो है ही, मगर अगर वो उसका पैसा वहन नहीं कर सकते तो उसका वहन करेगी सरकार। प्राइवेट मामलों में जब फरियादी अगर कोई वकील करना चाहता है तो उसको उसके एक्सपेंसेस सरकार वहन नहीं करती किसी भी हालत में, फिर उसको खुद ही वहन करने होते हैं। मगर यहाँ पर एक स्पेशल प्रावधान ये किए गए कि अगर वो नहीं दे पा रहा है तो लीगल एड से उसकी फीस, जो भी वकील साहब की फीस वगैरह होगी वो अदा की जाएगी, या सरकार की तरफ से उसका पेमेंट अदा किया जाएगा। अब क्या किया, एक फॉर्मेट बना दिया, फॉर्म ए है, फॉर्म ए कहते हैं ना मैडम इसको, प्रारूप ए, ये भर के देते हो आप लोग, जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी इसकी, किसको देना होता है मालूम ही नहीं है, किस देखा कि नहीं ये फॉर्म आपने कभी फॉर्म में है? फॉर्म ए, अपन तो पॉक्सो की बात कर रहे हैं, तो आपसे सीडब्ल्यूसी से रिलेटेड वाले फॉर्म ही नहीं मालूम है तो और क्या? सर सीडब्ल्यूसी के सामने जब पीड़िता को लेके जाते हैं, हिंदी में प्रारूप ख बोलते हैं सर। ये तो उसी प्रारूप में दिया होगा, सूचनाएं और सेवाएं प्राप्त करने के लिए यौन शोषण पीड़ित बालिकाओं के क्या अधिकार है? तो क्या रहता है इसमें? पूरी बालक की कोई इंफॉर्मेशन रहती है कि कहाँ ले रहा है और किस स्थिति में और परिवार का नहीं, वो अलग, वो आप बाल न्यायालय में चलिए, वो अलग बात चीज है। तो ये है कि आपने सीडब्ल्यूसी वाला है उससे रिलेटेड नहीं पढ़ा भाई, एफआईआर इसके राइट, हम क्या बात कर रहे हैं उसके अधिकार, ये एक फॉर्मेट में दे दिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पुलिस की जिम्मेदारी, सीडब्ल्यूसी की जिम्मेदारी कि उसको एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए। फरियादी को इन जनरल भी प्रावधान है कि एफआईआर की कॉपी दी जाती है, मगर यहाँ स्पेसिफिक प्रोविजन है, पूरा उसका अटेस्टेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि प्रारूप में पूरे फॉर्मेट के उसको एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। पुलिस उसकी जिम्मेदारी की उसको पूरी सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करेगी। तो सिविल अस्पताल पीएससी से जो भी निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण प्राप्त करने की सुविधा उसको उपलब्ध है, उसका अधिकार है ये। उसको जो भी मानसिक मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह की जरूरत है वो भी आपको प्रोवाइड करनी है उसको। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बालक के घर या जहां भी जा सकते हैं, मतलब बालक को की कन्वीनियंस देखनी है, आपको आपकी कन्वीनियंस नहीं देखनी है, तो जहां उसको कन्वीनियंट लग रहा है वहां आपको जाकर के उसको सहयोग करना है। संयुक्त परिवार में हुआ है, किसी निगरानी से भरोसा है, वही बात है कि अक्सर पिताओं को लेकर के ये चीजें आ जाती हैं कई बार, तो वो वहां जाकर के कि उसको क्या करेंगे वैसे स्थिति में, घर ही उसके लिए सेफ नहीं था बेचारे बच्चे के लिए, क्या करना है, कहीं सेफ प्लेस पर हमको शिफ्ट करने की जरूरत होगी। सीडब्ल्यूसी की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद, तो आप लोगों को कन्वे होगा कि ऐसी स्थिति थी तो इमीडिएट उसको रिलीफ जो भी देनी है वो देनी है। आरोपियों से या अन्यथा जो भी उसको शेल्टर या सुरक्षा दी जा सकती है, जिन जिन चीजों से उसको बचाने की जरूरत होगी उसके बारे में हमें बात देखना पड़ेगा। ऊपर जो चीजें देखी है, मान लो बोल नहीं पा रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कि जो गांव के थे, गांव के बच्चे आज भी वही है, उनको कभी भाषा का ज्ञान नहीं पड़ेंगे तो उनको जो लोकल लैंग्वेज है उसके अलावा कुछ नहीं समझते, हिंदी तक नहीं समझते, ऐसे मिलेंगे तो वहाँ हमको किसी की जरूरत पड़ सकती है। ये लोग ज्यादा बेहतर पर्सन हो सकते हैं उस स्थिति में। विशेष शिक्षक, अक्षम बालक या विशिष्ट बालक हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक केयर की जरूरत है तो उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड का चाहिए, उसकी सहायता की जरूरत है, उसका अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता ये उसका अधिकार है। सहायक व्यक्ति का बाल कल्याण समिति, ये आपका काम है। कितने नियुक्त किए अभी तक आपने? 14। केस कितने चल रहे हैं यहाँ? पॉक्सो के यहाँ तो ढेरों चल रहे हैं केस, मेरा 300 से 400 फाइलें बता रहे हैं मेजर। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, इसलिए हम कहीं ना कहीं इस बारे में ये लेक्चर रखने हैं, हम इनको बुलाने के पीछे पर्पस ही हमारा ये कि भाई केस कम से कम 400 साढ़े 400 है वहाँ पर पॉक्सो कोर्ट में, मगर सहायक नियुक्ति अपनी 14 में है जैसे, तो कहीं ना कहीं इसको है, तो कहीं ना कहीं इसको इम्प्रूव बुलाए आप लोगों को, इसीलिए बुलाया था हमने। थाने वाने भी कहा था कि जो जो इससे रिलेटेड पर्सन है उनमें कोई ना कोई अधिकृत व्यक्ति या ऑथराइज पर्सन यहाँ रहे, ताकि वो हम उसको बता पाए कि भाई इस बारे में भी हमको अवेयरनेस की बहुत जरूरत है।
कंट्रोल रूम में मीटिंग करवा दी, बाल कल्याण समिति उसकी जो एजुकेशन की बात की थी, ऊपर जो चीजें हमने की थी वो कहीं ना कहीं यहाँ कंपाइल हुई है कि उसकी एजुकेशन कैसे कंटिन्यू की जाए उस बच्चे की, उसकी जो प्राइवेसी है उसके बारे में पब्लिकेशन को लेकर के, अदरवाइज भी कहीं कोई उस इधर उधर ना छाप दे। मीडिया में सब इंक्लूडेड, न्यूज़पेपर भी हैं और दूसरा मीडिया होता है हमारा ये वाला भी है, आईटी वाला। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक महत्वपूर्ण संपर्क ये उस बच्चे को प्रोवाइड करनी है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही, कोई इमरजेंसी आ गई तो भी आपके पास ये नंबर है, आप इनको फोन कर सकते हैं। ये सब जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम उनको बताएं। लिखा ड्यूटी अधिकारी, तारीख, नाम जिसने प्रोवाइड किया उस बच्चे को, पूरा ये फॉर्मेट में आपको उपलब्ध कराना है, छपे छपाए प्रारूप में कि ये चीजें आपको उपलब्ध है, ये सुविधाएं उपलब्ध है। जिस चीज की आपको जरूरत पड़े इस नंबर पर, या जिस सहायता की जरूरत पड़े इन नंबरों पर फोन करें या हमसे इस तरह से संपर्क करें। तो ये पूरा का पूरा काम है, मैडम को मालूम ही नहीं था आज तक। यही दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ 500 की 450 केस बता रहे थे जज साहब, मगर प्रारूप क्या है, क्या सुविधाएं मालूम नहीं। हमारा एक भी हमारे यहाँ का कोई पैरालीगल वॉलंटियर नहीं, मोहल्लों में ये पूरे जिले के लोग हैं, ये मोहल्ले मोहल्ले गांव से लिए गए लोग हैं, लोकल लोगों को जानते हैं। तो इनसे ज्यादा बेहतर कोई पर्सन, जो हमने लिखा था ऊपर देखे तो सब ब्लर किए थे मैंने, सामाजिक कार्यकर्ता और भी जो थे, तो सामाजिक कार्यकर्ता तो जिले का है, यहाँ बैठा खंडवा में, उसको क्या मालूम। मगर मोदी वाला अगर हमारे यहाँ है तो उसको मोदी की ज्यादा जानकारी है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, उसको बताएगा वो। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हम इन चीजों को थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ओवरव्यू ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया। भारत में जो अपने पास एक चाइल्ड फ्रेमवर्क, क्या मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किस लेवल पर क्या क्या है, स्टेट लेवल से मतलब नेशन से लेकर के तालुका तक के, नेशनल लेवल की बात करते हैं तो क्या है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR कहा जाता है इसको, ये तो मालूम होंगे मैडम। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाली हमारी संस्थाएं हैं कि इनको अधिकार है, इनको पावर है, ये करते हैं काम। फिर चाइल्ड हेल्पलाइन होती है, ये मतलब सेंट्रल लेवल की बात है। ये सही है, मैं 1098 कि नहीं मालूम? मालूम है मैडम आप दोनों को? हैं? नहीं तो कॉमेडी हो जाएगी अगर आपको भी कहो कि हमें नहीं मालूम ये नंबर, इसीलिए 9 कहा। महीने से हम लोग अभी नियुक्त हैं और इन 9 महीने में हम लोगों को अभी एक भी ट्रेनिंग नहीं है। बस वही बात है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल रिसोर्स एडॉप्शन अथॉरिटी ये है, अपन ने कहा बात की, ये नेशनल लेवल पर बालकों के प्रोटेक्शन का जो फ्रेमवर्क है ये संस्थाएं हैं, ठीक है। फिर अपन आते हैं स्टेट लेवल पर, इसके लिए एक अलग महकमा हुआ, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट होगा, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक अलग हुआ, ऊपर क्या था, मिनिस्ट्री थी, अब वो नीचे स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट है उसी तरह का, ठीक है। फिर क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाई जाती है कुछ अपने यहाँ, ऐसी कोई सोसाइटी है CWC के अलावा? नहीं है। तो वो CWC और होगा स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। एडॉप्शन की भी जरूरत पड़ सकती है, बच्चे मान लो एबंडेंट है, कुछ ऐसी कोई घटना हो गई और अब उसका कोई परिवार का नहीं है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है एडॉप्शन की जरूरत है, तो वो सब काम इन संस्था को करना है। मगर अब स्टेट लेवल पर भी काम, बड़ा काम हो गया, उससे नीचे कहाँ आएंगे हम? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगे कि नहीं? भाई जिले में काम करना है हमको, तो हम थोड़ी स्टेट और नेशन पे जा रहे हैं। उनको तो अपने स्थानीय क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं उनके बारे में हमें देखने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होती है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है DCPC। क्या वो मैं तो ये चलेगी, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ कि सुन नहीं रहे ध्यान से, अपन फिर गपशप करेंगे आराम से बैठ के। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। फिर फैमिली बेस्ड केयर स्कीम अरेंजमेंट, चाइल्ड एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज होती हैं। स्टेट लेवल पर तो एडॉप्शन का सवाल नहीं, हमको तो जिला लेवल पर चाहिए कि भाई कोई जिले में कोई बच्चा है कहीं तो किसी को देना है या इस तरह की स्थिति है उसको भी। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, जो साहिबान हमारे यहाँ बैठे ही हैं लोग। फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, मैडम बुला नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, मिसकम्युनिकेशन हो गया इसलिए उन्हें भी बुलाना था। मगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है, मैडम आई है हमारे यहाँ, है उसी से आई ना। फिर उसके बाद जिले से नीचे बढ़ते हैं तो ब्लॉक लेवल। अभी ब्लॉक तो बहुत छोटी जगह होती है, इसलिए इतना ज्यादा ताम झाम और महकमा वहाँ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो क्या होता है, हमारा ब्लॉक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी एक होती है बात, इससे ज्यादा इसमें कुछ व्यवस्थाएं करने की जरूरत नहीं होती। जिला लेवल पर जो है वो पर्याप्त है। तो बस मित्रों यही कुछ अपना एक वो था प्रेजेंटेशन कि हम इस बारे में थोड़ी बात